आप सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल 72 पायनियर फॉर एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग सीटीईटी पेपर 2 सोशल साइंस के 21 सितंबर 2014 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मेनली होता है पेडागोगी और साइड से उठने वाले क्वेश्चन, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया, निम्नलिखित में से वो क्षेत्र कौन सा है? विकल्प 1 कह रहा है नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, विकल्प 2 सुलेमान तथा किरतर पहाड़ियाँ, विकल्प 3 गंगा तथा यमुना दोआब, और चौथा है दक्कन तथा कोंकण। तो जो मनुष्य ने 8000 वर्ष पहले गांव में रहना प्रारंभ किया था वो जगह थी सुलेमान तथा किरतर पहाड़ियाँ, सुलेमान तथा किरतर पहाड़ियाँ। अब अगर इसके बारे में हम और बात करें तो यह स्थल जो है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में स्थित है वर्तमान में, और मेहरगढ़ यहीं स्थित था जहाँ पर प्राचीनतम मानव बस्ती के साक्ष्य मिले थे और नवपाषाण काल तथा हड़प्पा काल के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? विकल्प 1 गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, 2 गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, 3 गंगा तथा उत्तरी क्षेत्र, और 4 यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो यहाँ पर सवाल का सही जवाब होगा गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। 6वीं शताब्दी में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र पर तट पर मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। वर्तमान में ये जो है बिहार राज्य के गया, पटना और शाहाबाद जिले जो हैं मगध साम्राज्य का विस्तृत क्षेत्र था, और उस समय मगध राज्य की राजधानी राजगिरी थी, और मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने की थी। ठीक है, और यह साम्राज्य जो है तत्कालीन महाजनपदें जो थी 16, उनमें सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 3 कि भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे खाली जगह में रहते थे। पहला विकल्प है दक्षिण भारत, दूसरा है उत्तर भारत, तीसरा है पश्चिम भारत, और चौथा है उत्तर पश्चिम भारत। तो अगर हम बात करें तो वह है उत्तर पश्चिम भारत। ठीक है, कैसे कि 1500 ईस्वी के लगभग जो है भारत में कई अलग अलग कबीले जो थे उनका आगमन हुआ था, और उसी में भरत कबीला था जो सरस्वती और यमुना नदी के बीच दोआब में रहता था और उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र में बस गया, और भरत कबीले का जो राजा था वो सुदास था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है ऋग्वेद की मूल रचना खाली जगह भाषा में हुई थी। तो सभी को पता होगा प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी, सौरसेनी, तो संस्कृत में हुई थी। इसमें जो है 10 मंडल थे, 1028 सूक्तियाँ थी, और 10,462 रचाएं या श्लोक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आकेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं है? आकेटक खाद्य संग्राहक, ठीक है, जो सबसे पहला मानव था उसको कहा गया था जो घूम घूम के अपने भोजन की व्यवस्था करता था। तो पहला लिखा है एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी,
ये बिल्कुल सही कारण है। जब ये एक ही स्थान पर रहते थे तो संसाधन में कमी हो जाती थी और उन संसाधनों की पूर्ति के लिए इनको घुमक्कड़ जीवन बिताना पड़ता था, वो स्थान छोड़ के दूसरे स्थान जाना पड़ता था। फिर लिखा है उन जानवरों का पीछा करना जिसका वो शिकार करते थे। तो भाई शिकार ही इनका जीवन था और जानवरों को ही खाते थे, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानवरों का पीछा करते चले जाते थे। फिर है तीसरा, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना पड़ता था। तो यहाँ संघर्ष वाला कोई काम नहीं था, क्योंकि पाषाण के प्रारंभिक अवस्था में मानव का जो जीवन है वो जंगल वन जानवरों पर आधारित था, जिसके कारण स्थानांतर एक स्थान से दूसरे स्थान होता था और प्रारंभिक अवस्था में मानव में सामाजिकता नहीं थी और वो व्यक्तिगत अकेला रहता था। जिसमें सामाजिकता न हो तो वहाँ समूह का अभाव था और समूह संघर्ष मानव घूमने का कारण नहीं था। ठीक है, तो हमारा यही जो कारण है वो नहीं होगा। फिर है जल संसाधन की खोज के लिए पीने के लिए पानी एक क्षेत्र में ख़त्म हो गया तो उनको दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये भी कारण सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे लंबा है। अब अगर हम बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल जो पाषाण काल था वो पाषाण काल 3 भागों में बटा था। उसमें एक था पूरा पाषाण काल, एक था मध्य पाषाण काल और एक था नव पाषाण काल, जिसमें सबसे लंबा समय जो है वो आपका पूरा पाषाण काल का था। 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से ये आपका समय था 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, फिर अगर मध्य पाषाण की बात करें तो वो 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक था। 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक। और फिर हम नव पाषाण की बात करें तो ये था 4,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो सबसे लंबा काल हमारा जो हो गया पूरा पाषाण काल हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है खाली जगह में प्राचीन सेल चित्रकला मिली। तो आपको पता ही होगा कि ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहाँ पर मिली। तो आपको पता होगा भीमबेटका पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन घूम करके वहीं पर घूम रहा है, बार बार वहीं पर चला जाता है। आपको ध्यान अगर केवल इतना सा रहेगा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो स्थल है जहाँ से हमें अनेक शेल मिले थे, और उत्तर प्रदेश में जो है आपका आदमगढ़ जो स्थान है वहाँ पर भीमबेटका और आदमगढ़ तो हो गए मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में था चौपानी मांडो और महदहा में अनेक शेल चित्र मिले। ठीक है, और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा प्रश्न है कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। राखीगढ़ी था, सुरकोतदा था, और जो आपका है गंवरीवाला भी था, चिरांद नहीं था। चिरांद नवपाषाण काल में एक स्थल था जो बिहार के सारण जिले में स्थित है, और हिरण से निर्मित यहाँ पर एक जो है उपकरण मिले थे हिरण के सींग से निर्मित। और राखीगढ़ा, सुरकोतदा और जो गंवेरी वाला है ये आपके हड़प्पा कालीन स्थल थे। मोहनजोदड़ो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है पुरु, यदु और भरत। यह हो गया है भारत, यह है भरत। वेदों में उल्लेख खाली जगह की तरह है। पहला लिखा है जन, फिर लिखा है राष्ट्र, फिर लिखा है राजन और फिर लिखा है दस्यु। तो भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था और कई कबीले आए थे, और उन्हीं कबीलों में भरत, पुरु, यदु,
ये सब कबीले थे और कबीलों को जन में विभक्त थे, तो यहाँ पर उसको कहा जाता था जन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है सफ़ी और हनफी क्या है। पहला इस्लामी वास्तुकला शैलियाँ, दूसरा सऊदी अरब में स्थान, तीसरा न्याय के इस्लामी सिद्धांत और चौथा है दो इस्लामी शासक। तो सफ़ी और हनफी जो है वो इस्लामिक न्यास के सिद्धांत से संबंधित है। इस्लामिक परंपरा का में किसी विवाद का निपटारा इन्हीं इस्लामी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 11, दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया वह था। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान के बारे में पीछे भी चर्चा करी थी कि क्यों किया जाता है, और इसके पीछे देखो हिरण्यगर्भ से फिर प्रश्न आया है कि मैंने आपको वहाँ भी बताया था दंती दुर्ग ने किया था, और दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश की उसने स्थापना की थी, यानी कि वो राष्ट्रकूट प्रधान था, प्रधान राजा को कहा जाता है। और इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी दंती दुर्ग ने, वो बनाई थी मान्य खेत को। किसको बनाया था? मान्य खेत को। और फिर इसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 12, ये किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कई अधिक योग्य तथा सक्षम थी। पहला विकल्प है अलबरूनी, दूसरा है बदायूनी, तीसरा है मिनाज उस सिराज और तीसरे हैं जियाउद्दीन बरानी। तो मिनाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी, तबकात ए नासिरी में लिखा था कि रजिया अपने भाइयों से कई गुना अधिक योग्य है। ठीक है, इसीलिए इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, और रजिया का जो पतन हुआ था उसका केवल एकमात्र कारण था कि वो स्त्री थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 13, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मौसीम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इस जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश का जो वास्तविक संस्थापक है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपना शासन 1290 से 16 तक किया, 1316 तक। ठीक है, और जिसमें वर्णित है कि एक समकालीन उसके शिलालेख जोधपुर में प्राप्त हुआ, जिसमें वर्णित है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मौसीम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 14, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्रित करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? पहला है जमींदारी बंदोबस्त, दूसरा स्थायी बंदोबस्त, तीसरा है रैयतवारी बंदोबस्त और चौथा है महलवाड़ी या महलवाड़ी बंदोबस्त। तो यहाँ का सही जवाब है महलवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजी में जो हाल्ट मैकेंजी तो थे, हाल्ट मैकेंजी, याद रखिएगा आगे सवाल हो सकता है। 1822, ठीक है, 1822 में जो है इन्होंने वसूलने की एक व्यवस्था बनाई जिसे महलवाड़ी कहा गया। ये प्रथा राजस्व वसूलने की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे गंगा का दोहाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, मध्य भारत के कुछ भागों में लागू किया गया। और इसमें होता क्या था वो प्रश्न में लिखा ही है कि गांव के एक मुखिया को सारा कर देना रहता था और मुखिया ये कर ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई। दूसरा है, कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए। तीसरा है, अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी। और चौथा है, युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। तो यहाँ पर जो इस आर्थिक स्थिति बदलने की बात है वो इसी में आ रही है कि युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल का उदाहरण है? पहला है लद्दाख, दूसरा है सुंदरवन, तीसरा है कोंकण और चौथा है पश्चिमी घाट। यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो है लद्दाख। लद्दाख पहले जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, ये भी आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जो है अब ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना, है शब्द आपको हटाना पड़ेगा। और लद्दाख जो है एक शीत मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल। अब हमारा प्रश्न संख्या 17, निम्न कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? पहला लिखा है, पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा लिखा है, पृथ्वी का अक्ष वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तीसरा लिखा है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और चौथा लिखा है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो सत्य कथन है वो है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। आपको 23 डिग्री कंफ्यूज करेगा, लेकिन 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है। अब हमारा प्रश्न संख्या 18, प्रदीप्ति वृत्त है। पहला ऑप्शन लिखा है, वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है। दूसरा है, वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। तीसरा है, विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। और चौथा है, एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति होती है। तो प्रदीप्ति वृत्त जो है वो है ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि बी बिंदु किस दिशा को इंगित करता है? तो दिशाओं के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है। आप पप्पू लिखोगे तो प पश्चिम को इंडिकेट करेगा, पू पूरब को इंडिकेट करेगा। और यहाँ पे वो कह रहा है बिंदु बी किस दिशा को इंडिकेट करेगा? तो बिंदु बी पूरब दिशा को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब लक्षद्वीप समूह खाली जगह में स्थित है। पहला कह रहा हिंद महासागर, दूसरा कह रहा अरब सागर, तीसरा कह रहा बंगाल की खाड़ी और चौथा कह रहा है दक्षिण चीन सागर। तो जो लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है, आपको मैं बता दूं। और अगर बात करें तो इसमें द्वीपों की जो कुल संख्या है वो 36 है। केवल 10 द्वीप पर ही मानव निवास करते हैं और यह द्वीप समूह मूंगा द्वीप का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। कौन? लक्षद्वीप। ठीक है, 36 इसमें छोटे बड़े द्वीप है जिसमें से 10 पर केवल मानव निवास करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब है प्रश्न संख्या 21, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस है। तो कंपोस जो है आपको बताइए एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यूपी टेट में पूछा जा चुका है और
कहाँ पर है ये पूछा गया था कंपोस्ट, तो ये ब्राज़ील में है। इस तरीके से प्रश्न उल्टा किया जा सकता है। आप ये न सोचें कि जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं पेडागोगी के अलावा वो सभी टेट में काम आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब है कोलकाता बंदरगाह स्थित है, तो कोलकाता बंदरगाह आपका जो है हुगली नदी पर स्थित है। कोई यहाँ पर विशेष चर्चा वाला विषय नहीं है, इसलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा प्रश्न है संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। तो ये तो बहुत ही छोटा प्रश्न है जो आपको पता ही होगा कि पहला ऑप्शन यूरोप, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा दक्षिण अमेरिका, चौथा अफ्रीका। तो ये इस पे ऑस्ट्रेलिया पे जो है सबसे कम जनसंख्या है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास खाली जगह हैं। तो लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास जो हैं वो बौद्ध विहार मंदिर है जो तिब्बती शैली पर निर्मित है। कौन है? बौद्ध विहार या मंदिर कह सकते हैं, और इनकी शैली क्या है? तिब्बती है। अगली बार आपको प्रश्न इसी में पूछा जा सकता है कि कौन सी शैली से निर्मित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है चित्र प्रस्तुत करता है। देखो, एक तरफ से गर्म हवाएं जा रही है, दूसरी तरफ ये ठंडी हवाएं आ रही है। ठीक है, तो इस समय चक्रवाती वर्षा का ये सीन दिखाया गया है। पीछे भी एक पेपर में वर्षा का सीन दिखाया गया है। तो जितने वर्षा के ये सीन हैं वो आप तैयार कर लें ताकि आने वाला प्रश्न आप आसानी से कर सकें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? पहला है पेट्रोलियम, दूसरा ऊर्जा, तीसरा यातायात, चौथा इस्पात। और इसका सही जवाब है इस्पात। इस्पात उद्योग को जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी उद्योग हो उसमें यंत्र और मशीनरी जितनी होती है वो इस्पात से ही बनी होती है। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अब है ऑर्गेनिक खेती में। पहला लिखा है फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता। ठीक है, फिर लिखा है फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है। जो बीटी बैंगन बना था उसमें बीटी कपास आया था, तो कपास के उत्पादन में अनुमति दी गई, ये भी नहीं है। इसमें ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? प्राकृतिक खाद, और ये खाद्य हो गया है, प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आजकल ऑर्गेनिक बहुत दौर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक स्टोर भी बहुत सारे बन गए हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला कह रहा है खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है। नहीं भाई, ये तो नहीं हो सकता। फिर लिखा है सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है। नहीं। तीसरा लिखा है सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये हो सकता है, लेकिन ये खाद्य सुरक्षा नहीं है। चौथा कह रहा है खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है और ट्रेनों में आदमी मर रहे हैं, कह रहे हैं कि खाने की व्यवस्था नहीं है, तो ये खाद्य सुरक्षा नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो पहला लिखा है CNG, दूसरा लिखा PNG, तीसरा लिखा है LPG, चौथा लिखा है KG6। तो CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, PNG है पाइप्ड नेचुरल गैस, और LPG है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन कहा गया है वो CNG को कहा गया है। ठीक है, अब ज़्यादातर वाहन जो आ रहे हैं वो CNG पद्धति पे आ रहे हैं, डीजल और पेट्रोल पे भी मिल रहे हैं, लेकिन CNG वाले को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जहाँ CNG पंप उनको उपलब्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा
प्रश्न संख्या 30, बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है, तापमान को मापने के लिए तापमापी का प्रयोग किया जाता है और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 31, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा मसीह थे, उनका शिष्य सेंट थॉमस जो है वो खाली जगह में आए। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है केरल। तो इनके बारे में कहा गया है कि ये केरल में आए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है जूलू क्या है? तो जूलू जो है वो दक्षिण अफ्रीका के बटाल क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है तथा दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा भी है। तो ये क्वेश्चन स्टार में चला जाएगा। ये जनजाति भी है और एक भाषा भी है। ठीक है, जूलू। अब हमारा प्रश्न संख्या 33, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं? देखो, अंग 3 होते हैं। पहला होता है विधायिका। ठीक है, विधायिका के बाद विधायिका क्या, जो कानून बनाती है। दूसरा क्या है, कार्यपालिका और तीसरा आपको पता ही होगा न्यायपालिका। ठीक है, इन्हें स्तंभ भी कहा जाता है और चौथा स्तंभ जो कहा जाता है वो प्रेस को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है संघवाद से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन लिखा है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, दूसरा है देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, तीसरा है केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार होना, चौथा है न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है ऐसा होना। तो जो संघ है उस संघवाद से तात्पर्य है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होना। ठीक है, संघ शब्द जो है लैटिन भाषा के फोइडेरिस से बना है जिसका अर्थ है लीग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 35, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं है तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो भारत में किसी भी जगह पर, पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर था, व्यक्ति को आने जाने की, काम करने की स्वतंत्रता है। तो यानी ये स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो जाएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 की बात यहाँ पर होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। लेकिन संवैधानिक उपचारों के बारे में मैंने आपसे कहा था, भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन संख्या 36, राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 80 की बात हो रही है और अधिकतम सीटें 250 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 250 हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो वर्तमान में 245 सीटें हैं जिसमें 233 का जो है चुनाव होता है और 12 मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। आगे चल के आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने मनोनीत होते हैं। अब एक अंक तो हो गया राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, जहां पर वर्तमान में सदस्य 545 है। 543 का चुनाव होता है, 2 मनोनीत होते हैं और मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक एग्जाम में तो ये पूछ लिया था कि राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है संसद में, तो 14 सदस्य मनोनीत करता है, क्योंकि संसद क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 37,
हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिकार प्राप्त है, क्योंकि इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसे न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, संसद में सभी शक्तियाँ निहित है। तो ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए संसद को बहुत सारे अधिकार प्राप्त है। अब हमारा प्रश्न संख्या 38, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है। कार्यकारी का मतलब है कार्यपालिका। मैंने आपसे कहा था विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो लागू करती है, और फिर न्यायपालिका जब नहीं लागू होता तो उनको लागू करवाने के लिए अगले नियम बनाती है। तो पहला कह रहा अधिनियम बनाना, भाई अधिनियम बनाना किसका काम है? विधायिका का। फिर संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम को लागू करना, ये कार्यपालिका का काम है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव है, निम्नलिखित में से कौन से एक इनमें नहीं है? तो मध्याह्न अल्पाहार है मिड डे मील, मिड डे मील। अब इसमें और आपको प्रश्न पूछा जा सकता है किसी दूसरे एग्जाम में, छोटा जब पूछा जाएगा, तो ये 1995 में लागू किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं क्या है इसमें। विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई। हाँ भाई, खाना मिल रहा है तो नामांकन में वृद्धि हो गई। जातिगत पक्षपात में कमी आई, बिल्कुल सही बात है कि जातिगत पक्षपात में भी कमी आई। अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि वो खाली पेट नहीं है, मिड डे मील मिल रहा है। फिर लिखा है निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, अंक प्राप्त करने से इसका कोई संबंध नहीं है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब है चक्रीय चित्रण ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वह कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य है? तो देखो, यहाँ से पौधा लगाना चालू किया, फिर प्रतिरोपण हुआ, फिर निराई हुई, फिर पैदावार प्राप्त हो गई। तो यानी 1, 2, 3, 4 और 5 महीने वो खाली रहा और कार्य के लिए अयोग्य रहा, यानी ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, पेडागोगी चालू हो गई, यहाँ से 20 प्रश्न। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, उसे कहा जाता है। पहला है स्व आकलन, दूसरा है समाज मितीय तकनीक, तीसरा है केस अध्ययन, चौथा है मनोमितीय तकनीक। तो यहाँ पर जो है हम लोग जब विद्यार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करते हैं तो वो समाज का मापन करते हैं, तो समाज मितीय तकनीक यहाँ पर होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? पहला लिखा है अभिसारी, दूसरा लिखा है उत्पादक, तीसरा लिखा है मनन, चौथा लिखा है निगमन। तो देखो, सृजनात्मक चिंतन क्या है? नॉर्मल चिंतन जो है उससे आगे कार्य करना, यानी कि नए चीज़ें बनाना, क्रिएटिव होना। तो उत्पादक होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब लिखा है एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? पहला है न्यूज़पेपर के संपादन में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना। फिर दूसरा लिखा है प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं, उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है अभी। फिर तीसरा लिखा है राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्वे करना। भाई कोई मतलब नहीं, जो राजनीतिक पार्टियां जहां पे जो नेता है वही अच्छा कहलाएगा। ठीक है। फिर लिखा है विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण। नहीं, हमारा यही ठीक है, जो उनकी प्राथमिकताएं हैं प्रत्येक पार्टी की, वो क्या करना चाहते हैं, और उनकी जो सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियां हैं वो नीतियों का हम विश्लेषण करेंगे छोटे छोटे पार्ट में बांट के कि कहाँ तक ये सही है। तो इससे हमें
चुनाव के दौरान के विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए सबसे बढ़िया साधन मिल जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर लिखा है, निम्न में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? पहला है नाटक, दूसरा है कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, तीसरा है केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारिता, चौथा है शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण। तो जो अपना समवयस्क अधिगम के लिए जो अनुशंसा की गई है वो नाटक के लिए की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। भाई, समाज के विभिन्न विविधकारों से ही संबंध है, तो ये तो हमारा ऑप्शन ही नहीं होगा। दूसरा लिखा है, सामाजिक विज्ञान सजातीयता और रीति रिवाजों पर बल देती है। नहीं भाई, धीरे धीरे सारी चीज़ें खत्म हो रही है। जैसे विधवा विवाह लाए, पहले विधवा विवाह नहीं करने देते थे, सती प्रथा खत्म करी, बाल विवाह खत्म करा, तो ये तो रीति रिवाजों पर बल नहीं देता है। फिर लिखा है, सामाजिक विज्ञान एक विषयनिष्ठ अनुशासन है, ये भी नहीं कह सकते। फिर चौथा पढ़ते हैं अभी, सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 46, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही एनसीएफ आधार पत्र किस पर बल देता है? तो एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है और एनसीएफ 2005 तीन चीज़ों पर बल देता है। पहला है समावेशी शिक्षा, यानी जितने तरह के विद्यार्थी सब एक साथ बैठेंगे। दूसरा है सतत आकलन, या जिसको हम कह सकते हैं सतत या व्यापक मूल्यांकन। और तीसरा है शिक्षण कौशल का विकास, ठीक है, टीचिंग स्किल का। तो यहाँ पर हमारे पास खुली पुस्तक परीक्षा, दूसरा सतत आकलन, और यही हमारा ऑप्शन है। तीन बिंदु आप ध्यान रखेंगे, समावेशी शिक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और तीसरा है शिक्षण कौशल का विकास। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़ों का उदाहरण है? देखो, एक प्रश्न इसमें से आता ही है हर बार। आप इस प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लें कि आंकड़ों से संबंधित एक प्रश्न आता है, क्या वो आंकड़े प्राथमिक है या द्वितीयक, दो चीजें आपको सोचनी है। तो यहाँ पर हम ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि ये प्राथमिक आंकड़े हैं जिससे हम डायरेक्ट जुड़ते हैं, और कोई मैगजीन से, कोई पत्रिका से, सरकार के गजट से अगर हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो वो द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है प्रश्न संख्या 48, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया खाली जगह कही जाती है। तो पहला लिखा है विश्लेषण, फिर लिखा है प्रतिपादन, तीसरा लिखा है निगमन, और चौथा लिखा है मस्तिष्क आलोचन। तो निगमन विधि है जिसमें अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की एक प्रक्रिया निकाली जाती है कि पहले ही हमारे पास तथ्य हैं, उसके बाद हम निष्कर्ष निकाल लें, यानी निगमन में पहले नियम और फिर आगे की बातें। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 49, एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? पहला है प्रवाह तंत्र, दूसरा है दंड आरेख, तीसरा है आवृत्ति बहुभुज, और चौथा है वेन आरेख। तो जो हम यहाँ पर दंड आरेख बना देंगे कि किस समय कितनी वर्षा हुई, और इससे हमें आसानी से समझ सकते हैं कि तथ्यों के आधार पर हम यहाँ पे विश्लेषण कर सकते हैं, इसलिए दंड आरेख बनाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है, समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया जाएगा? पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है संवेगात्मक, तीसरा है व्यवहारवादी, और चौथा है रचनावादी। रचनावादी किसे कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो समझने की क्रिया को महत्व रचनावादी से दे सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 51, सामाजिक विज्ञान में
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? पहला है बार बार परीक्षा देने से सुनिश्चित होना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए। नहीं भाई, ये तो नहीं है। फिर उदार भाव से ग्रेड देना, ये बहुत सारे पेपरों में पूछा जा चुका है। अभी आज सुबह ही जब EVS का हो रहा था पेपर, तो इस सिस्टम को काट दिया गया था। तीसरा है शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचार उत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। और चौथा कह रहा है गृह कार्य। तो सामाजिक विज्ञान में जो है आलोचनात्मक और विचार उत्तेजक गतिविधियों को शामिल करना ही इस प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है भारतीय बहुलतावादी समाज में, बहुलतावादी यानी यहाँ बहुत तरह के धर्म हैं, बहुत तरह के लोग हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को कैसा होना चाहिए? तो पहला विकल्प लिखा है बहुसंख्यक की राज्य को प्रदर्शित करना चाहिए। भाई बहुसंख्यक को प्रदर्शित करना गलत हो जाएगा, अल्पसंख्यक इससे उनके बारे में जान ही नहीं पाएंगे। सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, नहीं। फिर लिखा है विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, भाई ये भी नहीं। जो कारण है उसके जाना है हम लोगों को और समाज को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें हटानी पड़ेगी। फिर लिखा है सभी धर्मों सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनके प्रतिनिधित्व करना चाहिए, क्योंकि सर्वधर्म समभाव की बात कही गई है भारत में, तो इसलिए हम इस चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब हमारा प्रश्न संख्या 53 समता के बारे में, समता यानी कि इक्विटी के बारे में पढ़ाने के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी होगी? पहला है व्याख्यान देना, दूसरा है परियोजना देना, तीसरा है गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना, चौथा है क्षमता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। नहीं, गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित जो है क्षेत्र कार्य देना। अब हमारा प्रश्न संख्या 54 निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? पहला लिखा है परियोजना कार्य, दूसरा लिखा है समूह चर्चा, तीसरा लिखा है किताब पढ़ना, चौथा है निबंध लिखना। जो नियम हमें जानने हैं, विनियम जानने हैं और मूल्यों को समझना है, तो उससे सामाजिक अधिगम को बढ़ावा मिलेगा जब हम ग्रुप डिस्कशन का काम करेंगे, यानी समूह चर्चा करेंगे। अब हमारा प्रश्न संख्या 55 शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है? पहला विकल्प है शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना, दूसरा है अकेले कार्य करने के लिए जोर देना, तीसरा है प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना और चौथा है शैक्षणिक कार्यों में अच्छे ग्रेड देना। तो यहाँ पर जो आपको अपने आप ही दिख रहा है, अकेले कार्य करने के लिए छोड़ देना भी गलत है, जो शिक्षक कह रहा है वो मान लेना भी गलत है, और शैक्षणिक कार्यों में अच्छे ग्रेड देना तो अभी पीछे प्रश्न में गलत किया ही था। तो प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना, यानी कि महसूस करना कि हम प्रश्न पूछेंगे तो हमारा प्रत्युत्तर मिलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न संख्या 56 सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल करेंगे। पहला है शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करेंगे, दूसरा है पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध करा देंगे, भाई पहले ही उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो ये तो नहीं करेंगे। चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराएंगे, भाई पहले उसका उपचार तो करो, ये भी नहीं करेंगे। शिक्षार्थियों की त्रुटियों में तुरंत सुधार करेंगे, तुरंत नहीं करेंगे, ठीक है, पहले हम ये समझें कि उनकी त्रुटि कहाँ है, उसकी पहचान करेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 57 शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? पहला कह रहा है शिक्षक प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण करता है, दूसरा ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना होता है जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका का निर्वाह करते हैं, यानी जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो बीएड होल्डर हैं ही जो सब सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हीं के सहपाठी होते हैं जो शिक्षार्थी बनते हैं, और उसमें से एक शिक्षार्थी यानी बीएड कैंडिडेट्स में से बीटीसी कैंडिडेट में से उनको पढ़ाता है, वो माइक्रो टीचिंग होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब हमारा प्रश्न संख्या 58, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वो क्या करता है? पाठ को भागीदार बनाने वाला बनाता है, शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करता है, उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। चौथा कह रहा है शिक्षार्थियों में बौद्धिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान करता है। तो यहाँ पर जब वो अपनी वास्तविक स्थिति, अपने व्यक्तिगत अनुभव को जोड़ रहा है, यानी वो अपनी वास्तविक स्थिति को जोड़ रहा है, और वास्तविक स्थिति को जोड़ने से योग्यता को बढ़ावा मिलेगा। अब हम चलते हैं सेमीफाइनल राउंड 59 नंबर क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? पहला है मौद्रिक तथा वित्तीय संसाधन, ये तो कभी नहीं बनाएंगे भैया। फिर लिखा है शिक्षार्थी द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये भी नहीं बनाएंगे। तीसरा कह रहा है परिवार की शैक्षिक भूमि, हाँ परिवार की जो एजुकेशनल उनका जो बेसिस है इसके हिसाब से उसका बन सकता है, लेकिन अंतिम ऑप्शन अभी बाकी है। स्थानों की संख्या जहाँ शिक्षार्थी ने भ्रमण किया है, नहीं, जो उसके पारिवारिक भूमि है वही उसके सांस्कृतिक पूंजी बनाएगी। अब अंतिम क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? पहला है शिक्षार्थियों को अलग करना, दूसरा है प्रकार्यात्मक वृद्धि, तीसरा है परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर बल देना, चौथा है बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। तो यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील बनना है तो विद्यार्थियों को अलग नहीं कर सकते, प्रकार्यात्मक वृद्धि भी नहीं कर सकते, और ना ही अंक लाने पर बल दे सकते हैं। उनको पहले बहुलता और विविधता के लिए सम्मान, जो सामाजिक यानी कि समाज। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 4। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।